सो वेलकम बैक बेटा। आज हम अब देखते हैं आगे कि जो फैराडेज लॉज हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कहा था वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फैराडेज लॉज। तो जरा फैराडेज लॉज हैं क्या और फैराडे ने क्या कहा। सो फैराडेज लॉज, तो देखिए दो लॉ दिए फैराडे ने दो लॉ दिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट थे। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ जो था वो ये था, अगर मैं इसको पहले हिंदी में आपको समझाऊं। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये कहा व्हेनेवर, जब भी किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट लॉ था क्या था, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जब तक प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहे। ठीक है, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये तो हमारा पहला लॉ था। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ में क्या कहा इन्होंने, ये बात आपको समझ में आई। क्या कहा, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ओके, देन द सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, हालांकि इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेकंड लॉ हमें देता है अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो। अब हम कहते हैं कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो या कम हो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पे प्रोपोर्शनल होगी, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅ ओवर dt। जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फ्लक्स को अगर आप स्लोली चेंज कीजिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट कम प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स को अगर आप तेजी से चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होगी, या इंड्यूस करंट भी ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होगा। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ था। ठीक है, अब देखिए अगर इसी लॉ को मैं मैथमेटिकली थोड़ा लिखूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई लिख देते हैं। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू यहां पर के d∅ ओवर dt आप लिख सकते हैं, जहां k जो है कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऑल सिस्टम्स k की वैल्यू क्या मिली, k इज फाउंड टू बी 1। तो इसीलिए E इज इक्वल्स टू d∅ ओवर dt ये हम लिख देते हैं, लेकिन साथ में यहां पर एक नेगेटिव साइन और लगा दिया जाता है, नेगेटिव साइन और लगा दिया जाता है। और नेगेटिव साइन जो है ये हमें क्या शो करता है, नेगेटिव साइन shows that the induced EMF always opposes any change in the flux, in the magnetic flux associated with the circuit। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है उस डायरेक्शन का अपोज हो, या अगर जिस डायरेक्शन में फ्लक्स घट रहा है तो उस डायरेक्शन का अपोज हो। यानी ईएमएफ की डायरेक्शन और जो फ्लक्स के घटने या बढ़ने की डायरेक्शन कैसी होंगी, हमेशा अपोजिट होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लक्स इंक्रीजिंग है एक डायरेक्शन में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी प्रोड्यूस होगी जो ना चाहे कि वो बढ़े, और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो नहीं चाहेगा कि वो कम हो। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेंज लॉ की। लेंज लॉ में देता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए लेंज लॉ बड़ा अच्छा लॉ है, और इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किसी भी सर्किट के अंदर मिल सकती है। ठीक है, सो लेंज लॉ,
लेंज लॉ। देखिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर लूप। जैसे देख तो इस पे ऐसा रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे मानिए कि एक मान लीजिए कोई रिंग है, वायर है ऐसे तरीके का गोल, और ये हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इसके पास में आपने रख लिया एक मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेट को जब आप इसके पास लाए, जब आप मैग्नेट को इसके पास लाए तो इस रिंग के, देखिए डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है कि डॉटेड वाला हिस्सा पीछे की तरफ है और डार्क वाला हिस्सा आगे की तरफ है, यानी रिंग हमारी ऐसे है, ओके। तो जब इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लाए तो लेंज लॉ कहता है कि कॉइल के अंदर एक जो मैग्नेटिक पोल्स प्रोड्यूस होंगे वो इस तरीके से होंगे कि मैग्नेट को पास ला रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसके पास लाने का ही क्या हो, अपोज हो। अब मुझे बताओ जरा, नॉर्थ पोल को जब आप इस कॉइल के पास ला रहे हो तो इसी का अपोज होना है, इसी का अपोज होना है। तो पास लाने का अपोज कैसे हो सकता है, अगर इसके इस फेस पर, नियर बाई फेस पर क्या बन जाए, नॉर्थ पोल ही बन जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। हम तो चाहते पास आए, लेकिन नॉर्थ पोल जब यहां प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो चाहेगा ये पास ना आए, ठीक है। सो उसका अपोज होगा, तो हम कहेंगे यहां जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में बताया था आपको, और उसके अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन होनी चाहिए, यहां पे डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन हमारी ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ओके। अब जरा एक कॉइल और कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये दूसरी कॉइल है, लाइक दिस, ठीक है, यही कॉइल है, लेकिन इस बार मैग्नेट भी वही, नॉर्थ और साउथ, लेकिन इस बार डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने पलट दी, डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमने पलट दिया, यानी अब ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर की तरफ जा रही है, इट इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल। जब ये मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगी तो यहां क्या होगा भाई, अब इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो इसके दूर जाने का अपोज हो। और भाई दूर जाने का अपोज कब होगा, नॉर्थ पोल यहां है, इसका नियर बाई फेस कैसा हो, साउथ हो, जो कि इसे दूर न जाने दे, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे यहां जो पोलैरिटी बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यहां बनना चाहिए साउथ पोल, और साउथ पोल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन होनी चाहिए कैसी, क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये हिस्सा ऊपर है, ये हिस्सा नीचे है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जैसे कि हमने यहां पे शो किया है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको देखो 3 डायमेंशनल फिगर है, आप खुद प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से कहूं कि ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को जब इसके पास लाओगे तो यहां पे कौन सा पोल बनना चाहिए, पास लाने का अपोज हो, नॉर्थ ही बनना चाहिए। नॉर्थ के हिसाब से डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए मैं इसी को दूर लेके जा रहा हूं, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूं और इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो इसके दूर जाने का अपोज हो, यानी नॉर्थ पोल को कौन दूर नहीं जाने देगा, साउथ। तो यहां पे कैसा पोलैरिटी होना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, और साउथ पोल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी क्लॉकवाइज, दैट शुड बी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम यहां से बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कह दूं कि भाई लेंज लॉ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन एक्सप्लेन और हाउ वी कैन डिफाइन दिस लेंज लॉ, तो आप कह सकते हैं लेंज लॉ बेसिकली देता तो हमको क्या है, मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन देता है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन होगी क्या, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट it always opposes the cause of its production। कैसी डायरेक्शन होगी, it always opposes the cause of its production। जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट, उस वजह का ही अपोज होना है, भाई समझ लेना। जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट लूप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह का ही अपोज होना है। और अपोज कब होगा, जैसे मैंने कहा मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो पास लाने का अपोज होगा, मैग्नेट को दूर ले जाने की वजह से ऐसा हो रहा है तो दूर जाने का अपोज होगा। और सीधी सीधी बात है, जब पास लाने का अपोज होगा तो यहाँ पे लाइक पोल होना चाहिए, और जब दूर जाने का अपोज होगा तो यहाँ पे अनलाइक पोल होना चाहिए, जो कि हमारा साउथ पोल होता है। एक बात और बोल दी जाती है कि भाई लेंज लॉ जो है एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसको किस तरीके से ओबे करता है, किस तरीके से फॉलो करता है। यहां पे अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ये भी किया जा सकता है। देखो कैसे, अगर मैं इस मैग्नेट को पास ला रहा हूं,
अगर मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास ला रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। आई हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क फॉर टू ब्रिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस लूप। ठीक है, अब मैकेनिकल वर्क के लिए यानी हमें वर्क करना पड़ रहा है, मींस मैकेनिकल वर्क जब हो रहा है तो उसी के एवेंज में हमें क्या मिल रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट मिल रही है। फ्री में नहीं मिल रही। ठीक है, फ्री में मिलती भी नहीं है। आप जानते हो जनरेटर होता है, जनरेटर में भी इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और उसके लिए आपको फ्यूल खर्च करना पड़ता है। डीजल होगा, इंजन चलेगा, कॉइल घूमेगी, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो हर काम के लिए यानी दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी यहां पे पूरी तरीके से फुलफिल होता है और उसको भी हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए लेंज लॉ ही नहीं, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई लेंज लॉ के अलावा कोई और भी ऐसा रूल है जिसे हम बता सकें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल होता है। और वो क्या होता है, दैट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है और कैसे लगेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई हम लेंज लॉ लगा देते हैं, कहीं सर्कुलर लूप दिख गया तो लेंज लॉ लगा दिया, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है माय डियर कि हमें राइट हैंड रूल ही लगाना पड़ जाता है, उसके बिना हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, लेंज लॉ हर जगह नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा है, देखो लगेगा सब जगह, लेकिन कभी कभी लगाना राइट हैंड रूल को आसान हो जाता है। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है क्या, लेफ्ट हैंड रूल क्या देता था, अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड रूल हम वहां लगाते थे जहां हमको फोर्स चाहिए होती थी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी थी। क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, ये होता था ना। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ओके, और अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या है कि अपनी भैया राइट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से कर लीजिए सच दैट द फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द middle finger will give the direction of the induced current. Middle finger will give the direction of the induced current. ठीक है, तो कहीं कहीं जहां हमें कंडक्टर मूव करना पड़ेगा, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे हम इस लॉ को लगाएं। ठीक है, और मोशन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट फर्स्ट फिंगर से हो गया तो इंड्यूस करंट हमें मिल जाएगा मिडिल फिंगर से। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारा थंब है, और थंब किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स या मोशन, मोशन या फोर्स, मोशन किसका, मोशन ऑफ कंडक्टर। जिधर मोशन, जिधर फोर्स होगी उधर तो मोशन होगा कंडक्टर का। ओके, और ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ये होनी चाहिए किसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। और तो ये हमें क्या दे देगा, दिस विल गिव द मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमें क्या दे देगी भाई, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, और ये देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, मैंने इसको समझाने के लिए इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो फैराडे लॉ क्या है, ये बात आपकी समझ में आई। लेंज लॉ क्या है, ये बात आपकी समझ में आई। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, ये भी आपके समझ में आ गया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कई सारे मेथड्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। कॉइल की ओरिएंटेशन को बदल दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन एक मेथड और है, बाय चेंजिंग द एरिया, by changing the area of the coil induced EMF can be produced। जरा देख लेते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। और induced EMF by changing area, और इसको हम बोल देते हैं इन शॉर्ट मोशनल EMF, मोशनल EMF, क्योंकि मोशन से कोई चीज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे डिस्कस करते हैं अभी जरा। induced EMF by changing area, so induced EMF by changing area।
और इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉपिक का जो नाम है कभी कभी मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मोशनल ईएमएफ है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आप क्या करें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करें। ठीक है, और इसकी 3 आर्म तो फिक्स हैं, लेकिन एक आर्म इसको कोई नाम दे सकते हैं, सेट इज पी क्यू। ये कैसी है, मूवेबल आर्म है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, और इस पे जो मूवमेंट है इसका टूवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, और मान लीजिए वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, विद वेलोसिटी v। यहाँ ब्रेक करके एक गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं जो कि ये नापेगा कि इस लूप में या सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रखी गई है कॉइल पूरी की पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। सो पी क्यू, इसको आप आर कह दीजिए, इसको हम एस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। मैं यहां बना देता हूं, क्रॉस क्या शो करता है, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है। और ये जो आर्म है आपकी पी क्यू, ये एक तरीके से वायर है, इस वायर के ऊपर ये स्लाइडिंग वायर है, ऐसे मान लीजिए स्लाइडिंग वायर है, इट इज फ्री टू मूव इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, कैसे हम यह मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले हम ये मान लेते हैं, जब इस आर्म पी क्यू को v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया जाएगा, तो क्या होगा, जो एरिया है कॉइल का वो घटेगा, एरिया ऑफ द कॉइल विल डिक्रीज होगा ना, इधर लाएंगे तो डिक्रीज होगा, इधर ले जाएंगे तो इंक्रीज होगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये लेंथ हमारी एल है, और उसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो एरिया जो है कॉइल का, जब हम इसको लेफ्ट लाएंगे तो घटेगा, ये बात सही है। एरिया विल डिक्रीज वाइल मूविंग दिस आर्म, मूवेबल आर्म पी क्यू टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और जब एरिया घटता है तो इस रीजन में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं माय डियर, वो भी घटेंगी। ठीक है ना, यहां से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घटेंगी क्योंकि एरिया घट गया। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, एरिया घटेगा तो फील्ड लाइंस घटेंगी, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटी, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में बदलाव आया, क्योंकि फ्लक्स क्या है, मेजर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जब फील्ड लाइंस घटी तो फ्लक्स में बदलाव आया, और फ्लक्स में बदलाव आया तो क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होनी चाहिए, और हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई सिंपली बाय द मोशन ऑफ दिस आर्म पी क्यू, और इसीलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जरा पहले कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द फ्लक्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पर जब हमारी आर्म पी क्यू एक्स डिस्टेंस की दूरी पे थी, यानी पी आर क्यू जो तो हमारा एक्स था, किसी भी टाइम टी पर, तो इस लूप का एरिया क्या रहा होगा, एल इंटू एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, कौन सा लूप, पी क्यू आर एस, नाम भी दे देते हैं पी क्यू आर एस। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, बी ए कॉस थीटा होता था या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। बी किधर है, इनवर्ड, एरिया किधर है भाई, एरिया तो हमारा यही है ना प्लेन, और एरिया भी किधर हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। जब एंगल 0 हो गया तो हम फाई को लिख सकते हैं बी इंटू ए, क्यों, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 हुआ तो फाई कितना हो गया, बी ए। अब देखिए ए, व्हाट इज ए, एरिया, और एरिया हमारा है क्या भाई, यहां पे एरिया है हमारा एल इंटू एक्स, तो आप इसको बी एल एक्स दैट इज फाइव एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन बोला। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो आई, ये आई फ्लक्स की, लेकिन फ्लक्स कैसा है भाई, फ्लक्स तो घटता हुआ है, वेरिंग फ्लक्स है, वेरिंग फ्लक्स है तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो the induced EMF produced, therefore induced
EMF produced in the loop. E क्या होता है? E is equals to what is E? E is equals to minus d phi over dt. फैराडे लॉ के हिसाब से माइनस डी फाई ओवर डी टी. फाई की वैल्यू लगा दें तो माइनस डी डी टी ऑफ फाई की जगह बी एल एक्स आ जाएगा. देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड है, फिक्स है, बात मानते हैं. मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, फिक्स है. और एल क्या है? लेंथ. ये भी बदलने वाली नहीं है. ये आगे पीछे जा सकती है लेकिन बदलेगी नहीं. बदलेगा क्या? एक्स. पास लाओगे तो एक्स घटेगा, दूर ले जाओगे तो एक्स बढ़ेगा. तो यहां पर एक्स वेरिएबल है तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं. तो यहां से हमको मिल जाएगा फर्दर यू हैव दिस थिंग दैट E इज इक्वल्स टू बी एल इंटू डी एक्स ओवर डी टी. डी एक्स ओवर डी टी और इसके साथ हम माइनस साइन भी रख देते हैं भाई. ठीक है. और डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट विल बी द वेलोसिटी. सो इस डी एक्स ओवर डी टी को और E इज इक्वल्स टू बी एल वी. ठीक है, ये आपने लिख दिया. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. और जब ये इक्वेशन 2 है तो यहां पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा वेयर V इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी. ठीक है. V इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी. अब यहां पे जो E है, E क्या कहलाता है हमारा? वी कॉल दिस E एज द इंड्यूस्ड EMF. E को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF. ठीक है. E मोशनल EMF. मोशनल EMF. आई थिंक इट इज क्लियर. ओके. तो मोशनल EMF हमारी कितनी आ गई? BLV आ गई. BLV क्या आ गई? मोशनल EMF आ गई. अब भैया इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं मान लूं कि कॉइल का रेजिस्टेंस पूरी का, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे R है. लेट R बी द रेजिस्टेंस. देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? E ओवर R. E इंड्यूस्ड EMF और R रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किसका? इस पूरे लूप का. तो ये हो जाएगा BLV ओवर R which is the value of induced current which is produced in the coil. So this is the expression you have for the motional EMF. I think we should stop here. Thank you.